अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध नीति आज से दोबारा प्रभावी हो गई है। ट्रंप ने बुधवार को एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किए। 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इस प्रतिबंध का सीधा असर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम बाहुल देशों पर पड़ने जा रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जनवरी 2017 में जिस यात्रा प्रतिबंध की शुरुआत की थी, अब उसी नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से और अधिक सख्ती के साथ लागू किया गया है। नए प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देशों के नागरिकों पर लागू होंगे। इसके अलावा बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिक भी इस प्रतिबंध की चपेट में आएंगे, विशेषकर वे जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध वीजा नहीं है। इस आदेश को लेकर कई मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। ट्रंप की इस नीति को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, क्योंकि प्रतिबंधित देशों में से अधिकांश तो मुस्लिम बाहुल हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि यह फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने लिया है और उसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में जब ट्रंप ने पहली बार यह आदेश जारी किया था, तब दुनिया भर में विरोध हुआ था। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और कुछ को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। बाद में कोर्ट में चुनौती के बाद इसका संशोधित रूप 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया था। अब एक बार फिर से ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटते ही ये नीति और अधिक व्यापक रूप में अब सामने आई है, जो उनके कड़े इमिग्रेशन स्टैंड और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे को दर्शा रही है। नई नीति की समाप्ति की कोई तारीख तय नहीं की गई है। यह अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी बताई गई है। विरोधी दल और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह निर्णय अमेरिका की लोकतांत्रिक और समावेशी छवि को धूमिल करता है और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। ट्रंप का ट्रैवल बैन आज से किस प्रकार से लागू हुआ वो हम आपको बता रहे। 12 देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश नहीं हो पाएगा, इसके लिए रोक लगा दी गई है। और ये रोक जो है वो 2, 4, 5 दिन के लिए नहीं है, ये अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगाई गई है। कौन कौन से वो देश हैं? अफगानिस्तान से लेकर चाड, म्यांमार, क्यूबा, वो तमाम देश हैं जिनकी एंट्री अभी अमेरिका में बैन कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में अधिकारियों की ओर से चलाए जा रहे छापों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़पें की और शहर के फेडरल डिटेंशन सेंटर के पास में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख फ्रीवे को बाधित कर दिया और कई स्वचालित वाहनों में आग लगा दी। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को शहर में नेशनल गार्ड को तैनात करने का आदेश दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस तैनाती का विरोध किया और व्हाइट हाउस से नेशनल गार्ड की अवैध तैनाती को वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि सैनिकों की उपस्थिति से तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने गवर्नर की बात नहीं मानी। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के लगभग 300 सदस्यों को लॉस एंजलिस के 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन जवानों का काम संघीय कर्मचारियों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि यदि विरोध प्रदर्शन बढ़े तो मरीन कॉर्प्स को भी तैनात किया जा सकता है। इस पर गवर्नर न्यूसम ने इसे विक्षिप्त बताया और कहा कि उन्होंने हिंसा को नियंत्रण से बाहर होने दिया है। वहीं लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि शहर को अब शांति चाहिए। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स के जवान फेडरल कॉम्प्लेक्स में तैनात हैं, जहां फेडरल डिटेंशन सेंटर स्थित है। पिछले 3 दिनों से यह क्षेत्र प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव का केंद्र बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और नेशनल गार्ड के जवानों के खिलाफ नारे लगाए, जिससे आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ट्रंप ने यह कदम उन छापों के बाद उठाया जिनमें बड़ी संख्या में अवैध अवारजकों का गिरफ्तार किया गया। इस अभियान पर गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन लगातार धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है ताकि संघीय अधिकारियों को सुरक्षा मिल सके, शांतिपूर्ण माहौल कायम हो। लॉस एंजलिस में जारी ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका के आव्रजन नीति और संघीय राज्य सरकार के बीच बढ़ते तनाव का एक प्रतीक है। इस संघर्ष के बीच स्थानीय और संघीय नेतृत्व के बीच में मतभेद भी गहराते जा रहे हैं, जिससे स्थिति और जटिल होती जा रही है। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को गाजा की सीमा पर रोक दिया। इजरायली स्पीड बोट ने ग्रेटा के जहाज को घेर लिया और बाद में सैनिकों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज में कुल 12 लोग सवार थे जो गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर निकले थे। राहत सामग्री में दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर जैसी चीजें शामिल थी। इजरायली सैनिकों के जहाज पर चढ़ने के बाद ग्रेटा और उनके साथी सभी ने आपात स्थिति के लिए लाइफ जैकेट पहन लिए थे। सैनिकों ने उन्हें हिरासत में लेते समय सैंडविच और उन्हें पानी दिया। ग्रेटा ने इस कार्रवाई से पहले एक वीडियो जारी कर कहा, इजरायली सेना ने उन्हें किडनैप कर लिया है और उन्होंने विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाने की अपील की ताकि उनकी रिहाई हो पाए। ये जहाज 1 जुलाई को इटली के सिसिल द्वीप से गाजा के लिए रवाना हुआ था। रवाना होने से पहले ग्रेटा ने कहा था कि इंसानियत में उम्मीद बची है तो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए। हालांकि इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे इस जहाज को गाजा की सीमा में नहीं प्रवेश करने देंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने ग्रेटा और उनकी टीम को गाजा ना जाने की सलाह दी थी और चेतावनी दी थी कि यदि वो सीमा पार करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। इजरायली सेना के इस सख्ती के बाद ग्रेटा ने कई मानवाधिकार संगठनों से भी मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने उनके जहाज कब्जे में लेकर राहत सामग्रियों को गाजा पहुंचने से रोक दिया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भारी आलोचना और चिंता को जन्म दिया। ग्रेटा थनबर्ग विश्व भर में जलवायु और मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं। इनका यह मिशन गाजा में फंसे लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए था, लेकिन इजराइल की सख्त कार्रवाई ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया। ग्रेटा और उनके साथियों की सुरक्षा और स्थिति को लेकर रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चुनौती है, जहां मानवाधिकार और राजनीतिक विवादों के बीच राहत कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग का जहाज किस प्रकार से रोका, ये कुछ तस्वीरें ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा के लिए ये लोग राहत सामग्री लेकर जा रहे थे। ग्रेटा थनबर्ग ने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि उनको किडनैप कर लिया गया है। इजराइल की जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंची, इजराइल के सैनिक और जहाज को रोक दिया गया। कई सारी स्पीड बोट से जाकर इसको घेर लिया था। ग्रेटा ने रिहाई के लिए मदद मांगी है। इजराइल की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए तुर्की की एक्टिविस्ट गाजा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब मैडलिन नाम का एक जहाज जो इटली के कटानिया पोर्ट से 1 जून को रवाना हुआ था, अब गाजा से महज 310 किलोमीटर की दूरी पर बचा है। इस जहाज पर सवार 12 लोगों की टीम इजरायली धमकियों से बेपरवाह होकर गाजा पहुंचने की कोशिश में है। उनका दावा है कि उनका मिशन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और उनका मकसद सिर्फ गाजा की पीड़ित जनता तक मदद पहुंचाना है। इस तरह से अभियान के अगवा तुर्की के समाजसेवी हुसैन सुएब हैं, जो पहले जर्मनी में भी रह चुका है। उनके मुताबिक टीम में कोई भी हथियार चलाना नहीं जानता और सभी सदस्य खुद को हिंसा से पूरी तरह से अलग रखते हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि इजराइल फिर से वही करेगा जो वो पहले कर चुका है, हमले, हिंसा और गिरफ्तारी की बात। इसके बावजूद ये कारवां रुका नहीं है। मैडलिन पर बहुत अधिक राहत सामग्री नहीं है, लेकिन इसकी मंशा ज्यादा बड़ी है। गाजा पर इजराइल की नाकेबंदी को चुनौती देने के इरादे से निकले इस मिशन का असली मकसद है दुनिया को झकझोरना। यह जहाज उस आवाज का प्रतीक बन गया है जो कहती है कि अब यह बर्बरता बंद होनी चाहिए। गाजा में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग भुखमरी और दवाओं की कमी से मर रहे हैं, क्योंकि लगातार बमबारी जारी है। इस मिशन के जरिए उम्मीद की जा रही कि दुनिया इजराइल के इस बर्ताव के खिलाफ खड़ी होगी और सीमाओं पर रुके असली राहत ट्रकों को गाजा में घुसने दिया जाएगा।
एक्टिविस्टों का कहना है कि अगर वो गाजा में दाखिल ना भी हो पाए तो भी उनका प्रयास शायद नाकेबंदी को तोड़ने और कत्लेआम रोकने की दिशा में एक असरदार कदम साबित हो। जहाज पर संसाधनों की किल्लत है, पीने का पानी 20% से भी कम बचा है और खाने पीने की चीजें भी सीमित हैं। टीम समंदर के पानी से कपड़े और बर्तन धो रही है, बाल्टी से लोग नहा रहे हैं और तौल तौल कर पानी खर्च किया जा रहा है, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की के शांतिपूर्ण एक्टिविस्ट गाजा तक पहुंच पाएंगे या एक बार फिर से इजराइल ताकत के जरिए रास्ता रोकने में कामयाब होगा। बढ़ेंगे आगे। देखिए, गाजा पट्टी में इजरायली सेना की गोलीबारी एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई है। कैसे? अमेरिका समर्थित समूह द्वारा संचालित एक राहत सहायता वितरण केंद्र से जुड़ी उससे संबंधित यह जानकारी है। करीब 1 किलोमीटर दूर यानी इजरायली गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत इसमें हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शियों ने दी है। इजरायली सेना का कहना है कि यह गोलीबारी चेतावनी के तौर पर की गई थी, क्योंकि कुछ लोग सैनिकों के बेहद करीब आ गए थे और चेतावनियों को इग्नोर यानी नजरअंदाज कर रहे थे। सेना के अनुसार यह इलाका रात के समय सक्रिय युद्ध क्षेत्र माना जाता है। गाजा के अस्पतालों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में राहत केंद्रों के पास बार बार गोलीबारी हुई, जहां हजारों भूखे और हताश फिलिस्तीनी भोजन लेने पहुंचते हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 48 घंटों में अस्पताल में कम से कम 108 डेड बॉडीज लाई गई हैं। ताजा हमला राफा के पास स्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित सहायता स्थल के करीब हुआ। गोलियों की बौछार ऐसे समय में हुई जब लोग राहत सामग्री इकट्ठा करने के लिए वहां जुटे थे। दक्षिणी शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 11 डेड बॉडीज को लाया गया, यानी 11 शवों को लाया गया। एक अस्पताल से जानकारी दी गई कि उसे मध्य गाजा में स्थित एक अन्य राहत केंद्र में घायल अवस्था में 29 लोग मिले, इनमें एक की मौत हो चुकी थी। इजरायली सेना ने एक और सहायता केंद्र के पास चेतावनी के तौर पर गोली चलाई, लेकिन इस बार कोई हताहत नहीं हुआ। सेना का दावा है कि वो केवल अपनी सुरक्षा के लिए गोली चला रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष इसे आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा बता रहा है, उनकी हत्या बता रहा है। गाजा में चल रहे 20 महीने के युद्ध ने पहले ही जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। अब राहत केंद्रों के आसपास हो रही गोलीबारी में हालातों को और भयावह बना दिया गया है। भूख से जूझ रहे लोगों पर गोलियों की बरसात ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। गाजा में फिर से इजरायली गोलीबारी का कहर किस प्रकार से दिखाई दिया। राहत केंद्र जहां पर राहत की सामग्रियां दी जा रही थी, वहां पर 12 लोगों की मौत हुई, क्योंकि सभी राहत सामग्रियां लेने के लिए वहां पहुंचे थे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में रूस का जवाबी हमला अब और तेज होता जा रहा है। पश्चिमी रिपोर्ट और अमेरिकी चेतावनियों के बाद दुनिया की चिंता बढ़ गई है कि रूस अब किसी बड़े हमले की तैयारी में है। पिछले 96 घंटों में यूक्रेन पर मचे कहर ने यही साफ किया है कि यह महज शुरुआत है। अमेरिका ने साफ चेताया है कि रूस का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में रूस एक और बड़ा ऑपरेशन करेगा। 7-8 जून को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी थी, जिसमें एक प्रमुख रॉकेट फैक्ट्री जल गई थी। वहीं खार्किव में 50 से अधिक गेरान ड्रोन, स्कंदर मिसाइलें और फैब 500 बम गिराए गए। इन हमलों में पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। पेंटागन ने चेतावनी दी कि ये हमले 3 चरणों में फैलेंगे। पहला ड्रोन हमला, दूसरा मिसाइल बम वर्षा और तीसरा संभवतः और सॉनिक मिसाइल और न्यूक्लियर विकल्प की ओर भी बढ़ सकता है, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर बल्कि काला सागर और बाल्टिक सागर में भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार काला सागर में रूस की 2 सबमरीन तैनात हैं, इनमें कुल 24 क्रूज मिसाइलें हैं। बाल्टिक सागर में 2 युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिनमें जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात हैं। इसके अलावा रूसी धरती पर और सैनिक मिसाइल ब्रिगेड को भी युद्ध के लिए तैयार रख दिया गया है। फ्रंटलाइन पर भी रूस का हमला तीव्र होता है। आपको बता दें कि सुखोई 30 यानी Su-30 विमानों से गाइडेड बम हमले करते गए, जिसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, एक नागरिक की मौत हुई, 20 से अधिक घायल हुए। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के आगे बढ़कर
ओडेसा से कनेक्शन काटने, खार्किव को रूस में शामिल करने और हथियार आपूर्ति रूट खत्म करने की रणनीति पर भी काम करने लगा है। इसके अलावा यूरोप में हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति भी रूस की योजना में शामिल यहां बताई जा रही है। भारत और चीन जैसे दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों के बीच रिश्ते फिर से बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। एक विशेष समारोह में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच मतभेद लंबे इतिहास की तुलना में बहुत अल्पकालिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन हजारों वर्षों से मित्रवत संबंधों के साझेदार रहे हैं। केवल सीमित समय के लिए कुछ मतभेद सामने आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भविष्य की ओर देखें। फेईहोंग दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां चीनी भाषा में दक्षता प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्राओं की सराहना करते हुए कहा गया कि युवा पीढ़ी ही भारत चीन संबंधों की असली आशा है। जब एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और दृष्टिकोण समझते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। राजदूत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो सहमति बनी है वो दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की भावना से जोड़ती है।